बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सब सुनाइए। अभी तक तो बढ़िया थे, आपसे मिलकर और बढ़िया हो गए। मैं तो जलेबी खा रहा हूँ। जलेबी खाओ बच्चों। चीट डाइट चल रही है आजकल। चीट डाइट चल रही है, चीट डाइट। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो चावल? बहुत बढ़िया, खुश रहो जी, खुश रहो। नाचो गाओ मौज बनाओ, नाचो गाओ मौज बनाओ। चलो जी, पूछ लेते हैं शर्मा जी से, बात करते हैं आपकी क्लास के बाद। शर्मा जी तो अपनी है 26 और 27। बहुत बढ़िया दिव्या, कहाँ गए हैं आप? सही बात। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले ये बताओ, किसने किसने अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट किया है? अरे मैं जलेबी खा रहा था इसलिए लेट हो गया। किसने किसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? चलो, काफी लोगों ने कंप्लीट किया है, कुछ लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, सही बात। घर का बेटी रंगा जलाए, बाबा खूबसूरती की नहीं मुहिम चलाए। क्या बोल रहे हो भैया? देखो मोहन भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलो दिपेश भाई, मजे लो जीवन के। कॉपी लाना भूल गए, कल ले आएंगे क्लास में, ये भी ठीक है। क्या बोला आपने? भूल दिखाएंगे मेरे को। डम्बल डोरी आई थी आज तो। हाँ हाँ, ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास की करवा देंगे। अच्छा माउंटेन ड्यू। चलो ऋषभ भाई लिखवाते हैं, जल्द पी थोड़ा। बाबा कॉपी चोरी हो गई कल क्लास में। हाँ, ये भी ठीक है। मजे ही मजे हैं चिच्चों। ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, जीवन में रखा क्या है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये ऐड करने दो। वो एक्स्ट्रा पेन मांगे भाई, पूरे फेस टू फेस के मजे ही मिलोगे। और ये बाबा, अपने को तो याद ही नहीं, मैं तो चला गया 6 बजे वाली बात की क्लास के बाद। कोई बात नहीं, फुल माफी। आज मैच चल रहा हो, चलो खैर कोई बात नहीं। आज जब चालू हो गया है क्लास, तो फिर क्लास चलेगी। तो मैच गया तेल लेने, मैच गया ऑयल लेने, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है बच्चों, लाइट तो पूरी हो गई भैया। चलो जी, बहुत बढ़िया। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों। आप ठीक है, चलिए अच्छे बच्चों के जैसे बड़े मन कर देते हैं। आप ठीक है, चलो ठंड करो यार, बस खाना खा के भी आया हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आज बच्चे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। कल का चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे पागल हो गए, कह रहे इतनी आसान ऑडिटर ही नहीं था। कोई बात नहीं बच्चों, मजे आएंगे और मजे आएंगे सर। हाँ, पूरे मजे आएंगे। अरे पूरे 100%, 100 दफा मजे आएंगे। चलो, हेलो जी, हेलो। देखो भाई, ऑडिट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो एसए 200 बताता है, जो एसए 200 बताता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम। कौन बताता है एसए 200? इन प्रिंसिपल्स को मैं कहता हूं, सुनो ध्यान से। इन प्रिंसिपल्स को मैं कहता हूं डिस्को पेयर है। ये क्या बोल रहे हो? डिस्को पेयर? क्या बोला? डिस्को पेयर? हाँ जी, बेसिक प्रिंसिपल को डिस्को पेयर। हाँ हाँ, इतनी बात पूछोगे? अच्छा फिर ठीक है, डिस्को पेयर, डिस्को पेयर। बच्चे कह रहे हैं हाँ डिस्को नहीं, पेयर कहां से बनेगा? ठीक है बेटा, देखो भाई, बहुत देर बाद आया, बहुत देर बाद, महीना भी होगा भाई। डिस्को पेयर से आपका क्या मतलब है सर? अरे बेटा आराम से देखो, पूरे मतलब समझेंगे, टेंशन ना लो। डिस्को पेयर से हमारा ये मतलब है, डिस्को पर पैर नहीं, डिस्को पेयर। ठीक है, सबसे पहले डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, सुनो। मैंने आपसे बहुत पहले कहा होगा सर, ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन करनी चाहिए। ट्रेन की कहानी सुनाई होगी आपको एक दिन। मैं तो ट्रेन से जा रहा था, सामने वाला मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। ठीक है, मन में लालच आया तो मैं क्या करूं। याद आ रहा है बच्चों? कितने बच्चों को याद है वो कहानी? याद है डॉक्यूमेंटेशन की कहानी? डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है? करंट पेट्रोल खत्म हो गया भैया, ट्रेन की बात कर रहा हूं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है थोड़ी देर पंचर भी जाएगी। ऑडिटर शुड, हाँ यार मैं सुनने की सही कह रहा हूं। ऑडिटर शुड मेंटेन द वर्किंग पेपर्स। अरे सुनते हैं, बहुत बेसिक बेसिक बातें। और बताओ सर, और बताओ। आई फॉर कल पढ़ाया था, हैं क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, क्या दिखाया था? स्कैपोसिज्म, एक्सोसिज्म बोलते सीधे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट, सिंसियर। ऑब्जेक्टिव का मतलब है, जल्दी जल्दी बोलो यार, अनबायस्ड। इंडिपेंडेंस का मतलब है नॉट इन्फ्लुएंस्ड। सारे बच्चे एक बार में बोलेंगे। इंडिपेंडेंस की कितनी थ्रेट्स है? कितने थ्रेट्स हैं इंडिपेंडेंस के? 5। और इंडिपेंडेंस कितने टाइप की है? 2। इंडिपेंडेंस होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंस फिल इन द ब्लैंक। इंडिपेंडेंस होना भी जरूरी है, इंडिपेंडेंस दिखना भी जरूरी है। दिखना होना होना, दिखना होना दिखना, दिखना होना दिखना होना होना दिखना। ठीक है, और बताओ। हाँ, अगला, कई बार आपसे कहा सर बेसिक प्रिंसिपल में अगला है स्किल एंड कंपीटेंस। अगर आप ऑडिटर हैं तो आपके अंदर प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर स्किल का होना जरूरी है। प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर स्किल्स,
ठीक है जी, प्रॉपर एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। और बताइए सर, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। बच्चों एक बात बताऊं, इससे खतरनाक कोई प्रिंसिपल नहीं है। क्लाइंट की जानकारी दूसरों से शेयर मत करो बाहर जाकर। जैसे आंटी लोग नहीं होती, सबको बता देगी, बोली किसी को मत बताना। मैं आपको बताना किसी को, मैं आपको बताया सबका आपको, अच्छा आपको भाई ऑडिटर को ना बहुत कुछ पता होगा। अगर आप पेप्सी के ऑडिटर हो, आपको बहुत कुछ पता होगा सर। तो क्या पता कोक को जाके इन्फॉर्मेशन भेजाओ, भैया नया प्रोडक्ट आने वाला है, पूरी तैयारी है पूरी, हाँ ये फॉर्मूला है, ऐसा मार्केटिंग करने वाले के साथ, हाँ हाँ रणवीर दीपिका, रणवीर नहीं रणवीर, हाँ दीपिका, आलिया और रणवीर चारों एक साथ लेंगे, लेकिन अभी मना कर रहे रणवीर, तो बात चल रही है, देख लो आप, ये भी ठीक है। तो बच्चों कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज मत करो। अरे सुनो सही, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज मत करो। हाँ बेटा ले लो, आप नाम ले लो, नींद अच्छी आएगी आपको, पढ़ाई करो भी, ठीक है, कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर मत करो, मत करो। मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने शोले पिक्चर देखी हो, शोले में कितने पक्के दोस्त थे वो दोनों, कितने पक्के दोस्त, लेकिन आखिरी तक नहीं बताता कि वो सिक्का खोटा था। सिक्का खोटा था, लेकिन आखिरी तक उसने बताया नहीं कि वो सिक्का खोटा है। ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी कहां देखने को मिलेगी? एक तरफ शोले और एक तरफ शॉशैंक रिडेम्पशन। शॉशैंक रिडेम्पशन में वो रेड का कितना अच्छा दोस्त बन जाता है, पूरी हिंट हिंट देके जाता है जब वो जेल से भागता है, लेकिन बताता नहीं उसको भागने वाला हूं, बहुत अच्छा दोस्त है, बताता है कि भागने वाला हूं जेल से। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट, खोटे सिक्के का मतलब क्या, दोनों तरफ टेल आ गया, सिक्का खोटा है, ठीक है, दोनों तरफ हेड है, खोटा सिक्का है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है ऑडिटर शुड नॉट शेयर क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, पता है कब, पता है कब? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुनो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट पड़ गई, ऑडिटर से बोल रहे हैं हाँ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ बताओ क्या क्या आप ऑडिट कर रहे हो, बताओ ट्रांजैक्शन के बारे में, हाँ क्या ट्रांजैक्शन है बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? तो मैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो कर रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा। डिपार्टमेंट वाले कहे पुलिस लेके वैसे पहुंचते रेड मारने के लिए, अरे उठाओ सबसे पहले उठाओ भाई, तो भैया बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब आपकी लीगल ड्यूटी हो ना तो बता सकते हो, जब आपकी लीगल ड्यूटी हो, लीगल ड्यूटी तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लीगल ड्यूटी होता। और जब क्लाइंट खुद परमिट कर देता, जब क्लाइंट खुद परमिट कर देता, दो केस में बता सकते हैं, लीगल ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर एंड परमिटेड बाय क्लाइंट। बहुत बढ़िया, जीवन में और रखा ही क्या बच्चों, ये हो गया जी डिस्को। एक बात बताओ बच्चे आपको, सुनो, सुनो सुनो, बड़े मस्त है बेसिक प्रिंसिपल्स। ऑडिटर पूरा काम तो खुद करता नहीं, आधे से ज्यादा काम तो चंगू मंगू करेंगे आर्टिकल, कुछ काम कोई एक्सपर्ट कर सकता है, कुछ काम कोई वैल्यूअर करेगा, वैल्यूएशन वाला काम, तो पूरा काम तो ऑडिटर करता नहीं। लेकिन आपको पता है लाइबल ऑडिटर ही होगा, है आर्टिकल कुछ भी करे लाइबल ऑडिटर है, हाँ पक्का, हाँ आप कोई भी आग लगाए हो लाइबल ऑडिटर है, हम लाइबल नहीं है चंगू मंगू ना, इसका मतलब नहीं सही में आग लगा देना, तो कुछ भी करें तो ऑडिटर लाइबल है, हाँ। इसीलिए ऑडिटर को ये कहते हैं कि अपने अपने आर्टिकल के काम पे रिलाई करने से पहले, अपने एक्सपर्ट के काम पे रिलाई करने से पहले, इवन इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट की है उसके काम पे रिलाई करने से पहले आप चेक कर लो सब कुछ ठीक है और कहीं कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि सर कल को फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये काम तो मेरे चंगू मंगू ने किया, चंगू मंगू ने क्यों लाइबल तो आप ही हो, साइन तो आप ही कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट में, साइन तो आपने किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करते हैं। तो सर कभी भी रिलाई करने से पहले, कभी भी रिलाई करने से पहले ब्लाइंड फेथ मत करना, चेक कर लेना कि आपके चंगू मंगू ने काम ठीक से किया या नहीं। इसे बोलते हैं वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। क्या बोले सर? बेटा मैं बोला वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। लाइटर लेकर घूमना पड़ेगा। दीदी आपके हुनर दिन प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं सामने। दीदी को शुरुआत में कितना शरीफ समझता था मैं, दीदी अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, सही स्टूडेंट समझ के शरीफ समझा क्या, खराब मत हो, एक बुंद भी नहीं अपने अंदर, चलो ये भी ठीक। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ऑडिटर बिफोर रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ एनी आर्टिकल असिस्टेंट, हाँ हाँ बढ़ रहा है, मासूमियत बढ़ रही है, आर्टिकल असिस्टेंट should check the work, should check the work। हाँ हाँ मैं एग्जाम्पल में चंगू मंगू लिख दूंगा, बेटा फिर बुलाएगा इंस्टीट्यूट हर 6 महीने में चंगू मंगू लिखने के लिए, ठीक है। चलो चलो जी, देखो जी कह रहा हम जाएंगे नहीं फिर, हाँ हाँ ये बन गया जी डिस्को। अब इस डिस्को में नाचेंगे, अब इस डिस्को में नाचेंगे, पेयर बनाएंगे, बहुत बढ़िया। तो सर पेयर बनेगा? अरे बिल्कुल बनेगा, 100% पेयर बनेगा। चलो जी पेयर बनाते हैं। सर पेयर का मतलब क्या है? पी फॉर प्लानिंग। अरे यार प्लानिंग प्लानिंग, एक बात ध्यान रखो, मैं तो आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं, बिना प्लान के ऑडिट होती नहीं, प्लानिंग जरूरी है सर। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, प्लान रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए? सर प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, हालात बदलते रहें अकॉर्डिंगली प्लान चेंज कर लो,
हालात बदलते रहे, अकॉर्डिंगली प्लान चेंज कर लो। हो सकता है रिस्क का लेवल हाई हो, प्लान अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। हो सकता है रिस्क कम हो, प्लान अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। जैसे भी सिचुएशन बदले, प्लान अकॉर्डिंगली चेंज करते रहें, आप क्या करें। ठीक है ना। तो प्लानिंग बड़ा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ऑडिट के अंदर, बट प्लान प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑडिटर शैल प्लान द वर्क एंड द प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, एंड द प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल। ठीक है जी, स्पेस खा गया प्लान पूरी हमारी। चलो जी, और बताओ। ए फर्स्ट फिर आ गया, अरे फिर आ गया ना। अब ये क्या आ गया, अब आ गया ऑडिट एविडेंस। अच्छा अच्छा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, ऑडिटर को कैसा एविडेंस चाहिए। पहले बता चुका हूं ऑडिटर को कैसा एविडेंस चाहिए। ऑडिटर शैल ऑब्टेन एस&ए एविडेंस। अरे रीजनेबल एविडेंस नहीं, एस&ए एविडेंस। क्या लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है सांडा, क्या लिख रहा है भैया। ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंसी वर्ड कहां से निकलेगा, जल्दी बताओ। सफिशिएंसी वर्ड किसको डिनोट करता है, जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी। बेसिक लॉलीपॉप डिस्कशन चल रहा है। प्रॉपर क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट बोले तो, एप्रोप्रिएट बोले तो, एप्रोप्रिएट बोले तो प्रॉपर क्वालिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ आई से फिर क्या आएगा। एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या ऑडिटर के तौर पर हम अगर स्टैट ऑडिट भी करते हैं तो हम अकाउंट्स तो चेक करेंगे करेंगे, क्या इंटरनल कंट्रोल हम चेक नहीं करते क्या। बच्चे हमने परचेज पढ़ी है, सेल पढ़ी है, हर जगह इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे थे। इंटरनल कंट्रोल तो हम चेक करेंगे करेंगे, इंटरनल कंट्रोल चेक करके ही हम आगे प्रोसीजर डिजाइन करते हैं। ठीक है ना। तो आई मतलब है इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली बात है, कंक्लूजन फॉर्म करके फाइनली रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिटर विल फॉर्म द कंक्लूजन। एंड प्रोवाइड द रिपोर्ट। देखो जी बच्चों, दीज आर, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल है। मैंने आपसे पहले कहा दीज लाइक डिस्कशंस आर वेरी सिंपल। ठीक है। जब ऐसे 200 हम पढ़ेंगे ना तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार यहां पढ़ा दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर इंस्टीट्यूट आपसे 3 नंबर में पूछता है कि बेसिक प्रिंसिपल लिखिए, बेसिक प्रिंसिपल लिखिए, तो आप एनी 5 लिखकर आ जाओ। ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं, 9 पॉइंट लिखकर आएंगे आप। अगर 4 नंबर में पूछता है एनी 6 लिखकर आ जाओ। और एनी 6 मतलब स्टार्टिंग के 6 लिख देना, डिस्को लिख देना, डिस्को भी लिख देना। ठीक है। सजेस्टेड ये कहता है, पुराने दौर की बात अलग है, जब क्वेश्चन 8 नंबर के आते थे तो 8 नंबर क्वेश्चन आए, कई बार आ चुका 8 नंबर पहले कभी, तो 8 नंबर में 9 पॉइंट लिखते थे। ये लिखना आसान है, इसमें लिख दिया, लिखते तो वैसा बहुत टाइम जाएगा इसमें। ठीक है। तो शुरू में 5 पॉइंट लिख दो, 3 नंबर की बनता है एक्सपेक्टेड अब, और 3 नंबर का बनता है तो डिस्को लिख के आ लो। 3 नंबर डिस्को। ठीक है। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, सही बात। और बताओ सर, अरे मजे हैं। अच्छा अच्छा, ये चीज बची हुई है। और सुनो, बहुत बेसिक है, ये 2 डिस्कशन है, इसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशन है, फिर चैप्टर खत्म है। ठीक है। तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिक्कत नहीं है, और बढ़िया बेहतरीन एकदम सही चल रहा है, बहुत मस्त तरीके से। अब आपको लग रहा है धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने शुरू हुए। ठीक है। तो सिलेबस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बच्चे शुरुआत में टेंशन में आ जाते हैं, पहले चैप्टर में, और दूसरे में तो क्या हो गया इसको भगवान। अब ठीक ठीक है। कह रहे हैं बच्चा, कह रहे हैं 50% हो गया भाई। पास तो मैंने आपको वेरियस एंटिटी में करा दिया था, उसके बाद तो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया, कारो पढ़ लिया, और अभी चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आएंगे बच्चों को, दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे सर। ठीक है। मतलब किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी, हर चीज पढ़नी है, हर चीज कवर करनी है। मैं स्टार्टिंग से एक बात कह रहा हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग से एक बात कह रहा हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं छोड़ना। मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं छोड़ना जी। हर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, तैयारी होगी जबरदस्त। स्टडी मैट का हर क्वेश्चन लाएंगे, पास के हर क्वेश्चन लाएंगे, और एग्जाम से 1 महीने पहले आरटीपीएम के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है। अपनी तैयारी पूरी रखनी है, बाकी तो फिर पेपर में आगे आके आएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। क्यों नहीं आते जी, बिल्कुल आते हैं भाई। थोड़ी क्या होता है मैं बताता हूँ। कई बार होता क्या है, बच्चा 8 पेपर दे रहा होता है, 4 दे रहा होता है ना, तो उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। जिसने जीवन जिया उसे बात बताओगे, आपसे जो आखिरी 1.5 महीने में या 2 महीने में फाउंडेशन इसलिए आखिरी 1.5 महीने 1 महीने में 25 दिन में कितने लोगों ने पढ़ा कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। टेक्स्ट के मुकाबले, कॉस्टिंग के मुकाबले, तो जब ध्यान आपका डाइवर्ट होगा तो थोड़ा सा चीजें मतलब वो कहीं ना कहीं हैम्पर जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्कोप ऑफ ऑडिट, लो नियर भाई 70 नंबर सही बात। सुनो अरे सुनो सर, क्या स्कोप है ऑडिट का, पूरा स्कोप है। फिर भी आप थोड़ा बोलेगा हम पूरी पढ़ रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोला आपको, बस 2 चीजें इंपॉर्टेंट बोली होंगी, बहुत बड़ा बहुत कुछ है। एक आपसे बोला होगा टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और दूसरा क्वालिटी, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए सेफगार्ड कई बार आ चुका है, थ्रेट कई बार आ चुका है, तो रिपीट हो जाए वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 ऐसे वो ना कई बार आ चुका है। अब ये स्कोप और एस्पेक्ट ऐसी चीजें हैं, स्कोप और एस्पेक्ट ऐसी चीजें, तो ऐसी चीजें हैं जो कम आती है एग्जाम में, इसलिए बच्चे इस पे फोकस नहीं करते। लेकिन अगर आप पढ़े तो बहुत सिंपल है। क्या होता है ना, सिंपल चीजों में अपन पढ़ते हैं, फिर तो आता है। एग्जाम में स्टूडेंट माइंड से बता रहा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन में अपन पॉइंट लिख ही नहीं पाते सर, ये अपनी कमी रह जाती है। मैं इसलिए हमेशा फोकस करता हूं उन चीजों पर ज्यादा आसान है, उसे और अच्छे से करो, उस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। ठीक है। चलिए देखते हैं स्कोप पे। कह रहा है जी सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड हर चीज कवर करिए। काफी भारी पॉइंट लग रहा है। ठीक कह रहा है चेक करिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं। रिलायबल मतलब क्या होता है, अगर आपने लिखा है कि ये खर्चा मान जाता है, सपोर्ट में वही है क्या, सपोर्ट में वही है क्या,
अगर है, बिल है, रिलायबल है, नहीं है, रिलायबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर है क्या? ऑडिटर कोई भी ऑडिटर कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा, मैं हमेशा कहता हूं, जिसके स्कोप से बाहर है। अब कोई काम एक्सपर्ट ने करना है, वैल्यूअर ने करना है, वो आदमी वो काम करेगा, हम वो काम नहीं करेंगे जी। अगर आप देख रहे हैं जी, जमीन है क्लाइंट के पास, उसमें 70 करोड़ की वैल्यू लिखी हुई है जमीन की, आपने कहा इतनी जमीन 70 करोड़ वैल्यू कैसे? उसने कहा ये अंदर मिनरल्स हैं। तो ये नहीं कि वो खुद ही लेके आगे फाड़ा बेचेगा, मैं नहीं करूंगा मिनरल, ऑडिटर को क्या हुआ भाई? मेटलर्जिकल इंजीनियर को हायर करो, वैल्यूअर से बात करिए, वो मेटल्स का डिटेक्शन करेंगे, उसके हिसाब से वैल्यूएशन लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे। कोई भी चीज जो आपके स्कोप से बाहर है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट का काम कि भाई वहां पे कोई चीज डिटेक्ट हो रही है, नहीं कोई मिनरल है नहीं, कोई ऐसे रहेगा नहीं, उसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है सर। और पांचवी बात, अगर कोई भी लिमिटेशन लगाए आपके काम पे, मैंने कई बार बोल चुका हूं, आगे भी एक बार बोलूंगा, तो सर ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो। या अगर ऑडिट काम करते हुए लिमिटेशन लगाए, तो या तो छोड़ दो या रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। ठीक है ना, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दें, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रोक, लिमिटेशन, लिमिटेशन। अगर ऑडिटर अगर ऑडिटर को इम्पेयर का मतलब होता है खराब करना। अगर ऑडिटर के स्कोप पे कोई भी लिमिटेशन लगा जिससे वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा इन केस ऑफ एम, और डिस्क्लेमर देगा इन केस ऑफ एम प्लस पी। मटेरियल एम मटेरियल, एम प्लस पी मतलब मटेरियल प्लस प्रोविजन। ठीक है जी। देखो, दो बात आपको बताता हूं, मैंने कल भी आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा निमोनिक नहीं बनानी चाहिए ना, सेवल भी रहता भी नहीं। हमने 3-4 निमोनिक पहले बनाए होंगे, एक दो यहां बनवाऊंगा बस, उसके बाद सीधे स्टैंडर्ड बनाएंगे निमोनिक, फिर बीच में निमोनिक के स्टैंडर्ड में 3-4 निमोनिक बनाएंगे बस। क्योंकि सुन लो, अरे सुनो तो सही, क्योंकि ये टॉपिक यार बिल्कुल एक जैसे मालूम पड़ते हैं, और आपका दिमाग आखिर में घूम जाएगा, मुझे पता है। स्टूडेंट माइंड से पूछेगा स्कोप तो लिखोगे एस्पेक्ट, अभी एस्पेक्ट पढ़ेंगे, पूछेगा एस्पेक्ट तो लिखोगे स्कोप। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बच्चा ऑडिटर क्यों बनना चाहता है? बच्चे कल को आप ऑडिट करोगे तो आपका स्कोप क्या है बताओ? हमारा स्कोप है, बच्चे कह रहे हैं हमारा, बच्चों का पैसा, ऐसे लिख सकते हैं, रोकड़ा, रोकड़ा, रोकड़ा बोले तो क्या डिस्क्लोजर प्रॉपर है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या आपके काम पे रोक लगाई गई है क्या? क्या कॉन्स्ट्रेंट ऑन स्कोप है क्या? अगर है तो फिर मॉडिफाई कर दो रिपोर्ट को। और क्या बच्चे? रोकड़ा। आप वो सारे एस्पेक्ट देखिए, कवर करिए, विच आर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर फाइनेंशियल, हाँ रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिलायबिलिटी है क्या? ठीक है, एक पॉइंट और बनाइए, कौन सा है? जो आउटसाइड द स्कोप कोई काम होना ऑडिटर के, वो नहीं करना चाहिए। आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर कोई भी काम हो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ठीक है जी, मतलब बस ये कि ध्यान रखिए आपको, और आप इसमें 4 में 4 नंबर ला पाए। और मैंने इसलिए कनेक्ट भी कर दिया है, रोकड़ा, इसको बोले तो रोकड़ा। ठीक है, क्या करना है अपने को? कॉपी के आखिरी में एक निमोनिक की लिस्ट बना लेना, कभी रिवीजन नहीं होगा। बनाइए, बनाइए निमोनिक की लिस्ट, बनाइए, बहुत बढ़िया। नहीं बनाई तो सुनो, नहीं बनाई तो बनाया, उसमें 2-3 निमोनिक कंपनी बताए मैंने, बिग फैब्रिक ग्रुप, ABCDEF और अकेडमिक। हाँ, ABCD IPL, हाँ ABCDEF IPL, भूल गए क्या? बिग फैब्रिक ग्रुप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। दूसरा क्या है? ABCDEF IPL, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और तीसरा एकेडमिक, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। दो यहां से उठा देना, यहां जाएगा, दो यहां उठा देना। नहीं अभी नहीं, नहीं वो तो ठीक है, वो तो याद करने तो बहुत डिस्कशन होगा उस पर। ABCDEF IPL, ठीक है, ये अभी बताया मैंने आपको, डिस्को पेयर और रोकड़ा। लिख लो यार, चलो क्लास के बाद लिखा लो, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब निमोनिक तो पता है क्या? सुनो तो, निमोनिक तो पता है क्या, लेकिन ये भी तो बताओ कि निमोनिक का फुल फॉर्म क्या है? क्या था यार, वो भैया बता देना, बता पागल हो गया क्या? क्या है डिफेंडिंग रूम? ठीक है जी। अरे नरोड़ा तो ठीक है, नरोड़ा याद नहीं करना, नरोड़ा याद, नरोड़ा तो ठीक है, नोरा नहीं नरोड़ा, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मॉनिटर का याद नहीं करना वो। टिल्लू का नरोड़ा, उस दिन का टिल्लू गायब हो गई, दीपांशु के आगे लड़की उसको बड़े डिस्को पे है, तभी तो अकेले घूम रहे बेटा। देखो, खामा खा वही सेंटर मंडल चल जाएगी, उदास हो गया भाई अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, प्रिया गर्ग, आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया आपके नाम के आगे, ये समझना है मुझे। ठीक है, पता नहीं कैसे लग गया, ठीक है, डन।
चलो जी, इतने बच्चे कितने शांत रहते थे, नविका को देखो शुरुआत में इतनी शांत बच्ची थी, बोलती कुछ नहीं थी, अब देखो चुप ही नहीं रहती है। ठीक है, चलो डन। दिव्या की दिक्कत है, दिव्या को बीजेपी पावर नहीं रहती है। हाँ कहां से दो रुपए साफ हो गया मैं मेरी ऐसी हालत होती ना पढ़ते हुए घर में खड़ा। ठीक, हाँ क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा ठीक है, ओके डन। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहते बिग फैमिली ग्रुप इसका नहीं होने का, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नीरज भाई, दूसरे नीरज भाई। ओहो रोहन भी है, रोहन कितनी बार सो गया क्लास में अभी तक? मैं कह रहा हूँ कितनी बार सो गया, कह रहा मैं तो रोज आता हूँ, मैं कह रहा मैं तो रोज सोता हूँ। ठीक है डन। अरे भैया बुरुष की नजरें ऐसी कोई बात नहीं है, देखो एस्पेक्ट कह रहा है जी ऑडिट में किन किन चीजों को कवर करोगे? ऑडिटर में किन किन चीजों को कवर करोगे? ऑडिट में कवर करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल को भी पढ़कर आ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल में, अभी पढ़कर आ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल। और ये देखिए क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोसीजर ठीक है या नहीं, इसको मॉनिटर नहीं, सिंपल ध्यान रखना है। अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल आपका सिस्टम प्रोसीजर ठीक है क्या, उसमें फ्रॉड गलतियां एरर हो सकते हैं या नहीं? सुनना ध्यान से, गलतियां एरर फ्रॉड हो सकते हैं या नहीं, वो इस काबिल है कि फ्रॉड को रोक पाएगा या नहीं, वो फ्रॉड को रोक पाएगा या नहीं। ठीक है, तीसरी बात और क्या करेंगे ऑडिट के अंदर? ऑडिट के अंदर ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो। ओ माय गॉड, काफी टफ पॉइंट बता दिया उन्होंने, जीवन सफल हो गया पढ़ के। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और क्या चेक करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री वाउचर वगैरह के साथ मेल खा रही है नहीं खा रही, वो मतलब जो खर्चा लिखा है उसका वाउचर देके सपोर्टिंग, हाँ देख लो। ठीक है, और प्रॉपर डिफरेंस बनाया गया नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओहो काफी टफ पॉइंट आ गया। क्या बैलेंस शीट पी&एल बेसिक बुक्स के हिसाब से है या नहीं? अच्छा बेसिक मतलब ये लेजर कैश बुक ये सब, हाँ। बाकी फिर ऐसे चेक कर लो लाइब्रेरी कोविड। ठीक है, ये बढ़िया हुआ सर, ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। क्या चेक करें फिर से बोलना सर एस्पेक्ट में? अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल इस लायक है कि फ्रॉड एरर को रोक सकता है, या फ्रॉड एरर अभी भी हो सकता है, कंट्रोल वीक तो नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो, बुक्स अकाउंट चेक करिए, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कैपिटल रेवेन्यू फर्क है या नहीं, बैलेंस शीट पी&एल बेसिक बुक्स के साथ मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, एसेट चेक करिए, ठीक है, और लायबिलिटी चेक करिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका निमोनिक नहीं बना रहा हूं, मैंने दोनों में से एक ही निमोनिक इसलिए बनाया कि आपको ये पता होगा स्कोप का निमोनिक था, इसलिए आप ये एग्जाम में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बाकी पॉइंट्स एस्पेक्ट के हैं। बस ये बताना चाहिए स्कोप का निमोनिक का रोकड़ा मतलब ये रोकड़ा नहीं है। सुनो, अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, क्या कंट्रोल कंपीटेंट है फ्रॉड एरर को रोकने के लिए? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करिए, प्रॉपर डिस्टिंक्शन है नहीं कैपिटल रेवेन्यू में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए इनवॉइसेस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, बैलेंस शीट पी&एल बेसिक बुक के हिसाब से बनाया गया नहीं, एसेट्स को चेक करिए उसके असम्पशंस, लायबिलिटी चेक करिए उसके असम्पशंस, दैट्स इट। एसेट लायबिलिटी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम कैपिटल रेवेन्यू, बस यही हो गया। मैं ऐसा मानता हूं इसमें कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, देखो निखिल भाई बिल्कुल सही बात है। एस्पेक्ट का मतलब होता है, अच्छी बात पूछी आपने, स्कोप और एस्पेक्ट में क्या फर्क है मैं बता देता हूं। एस्पेक्ट का मतलब होता है किन किन चीजों को आप कवर करेंगे। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बुक लिख रहा हूं, तो उसमें किन किन चीजों को मैं कवर करूंगा, वो एस्पेक्ट है उसका, मतलब किन चीजों को आप लेकर चलेंगे साथ में। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट में क्या क्या चीजें आएंगी। स्कोप का मतलब होता है, स्कोप का आपका अपना एक दायरा जो कई बार स्टैंडर्ड फिक्स करता है। स्कोप का मतलब होता है एक दायरा, जब आप कोई चीज करते हैं ना तो स्कोप को ध्यान में रखते करते हैं। तो स्कोप एक ऐसी चीज है जो आपके ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेगी, और जब आप उस चीज को करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए तो चीजें वहां पे परफॉर्म करेंगे वो होते हैं एस्पेक्ट्स। तो स्कोप बेसिकली डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव, स्कोप बेसिकली डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव कि भाई आपको ये आपका स्कोप है, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो स्कोप के हिसाब से ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जी हम सीए कर रहे हैं, तो सीए करते हुए आप लोग क्या स्कोप है, सीए करते हुए भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, इंटर्नशिप की चीजें सीख सकते हैं। मैं कह रहा हूं सीए बनने के बाद सीए करते हुए कि क्या स्कोप है, फिर सीए बनने के बाद हम जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस इज स्कोप। अब आपसे बोलिए एस्पेक्ट क्या है सीए करते हुए, तो यार सीए के अंदर फाउंडेशन भी देना पड़ेगा, टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, दीज आर एस्पेक्ट्स। बात आ रही समझ में? ठीक है, एस्पेक्ट मतलब जब हम कोई चीज करते हैं तो जो चीजें साथ में होती रहती हैं उसे बोलते हैं एस्पेक्ट। हम सीए बनने के लिए फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों पढ़ेंगे, उसके सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दे आर द एस्पेक्ट्स। हम 3 साल की इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप इज द एस्पेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? वो कंप्लीट होगी। अगर आप नजरिए से देखें पोस्ट क्वालिफिकेशन तो स्कोप तो हमारा कुछ और है ना, तो सीए का स्कोप तो कुछ और है। ठीक, हाँ ट्रेनिंग करेंगे, आईटी ट्रेनिंग करेंगे, दीज आर द एस्पेक्ट्स। चलिए, मटेरियल इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कुछ कमियां, कुछ गलतियां जो मटेरियल नेचर की, मैंने मटेरियल पहले पढ़ा है, हम जैसे वहां पढ़ रहे थे ना, देखो मटेरियल में स्टेटमेंट्स, मटेरियल में स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, तो कंट्रोल जब आप कंट्रोल पढ़ते हैं ना, कंट्रोल, तो कंट्रोल में ऐसा वर्ड आता है इनएडिक्वेसी। ठीक है, कई बार आ जाएगा डेविएशन, तो कंट्रोल के अंदर ये वर्ड यूज होते हैं मिस स्टेटमेंट की जगह। तो हम आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, इनएडिक्वेसी, डेविएशन, ये सब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, कंट्रोल के चैप्टर में। ठीक है बच्चे, चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है इस चैप्टर में। सबसे पहले फटाफट से, मतलब वो रैपिड रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन एक रोड मैप बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा जी डेफिनेशन कि ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइनेबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन दे रहा हूं। उससे पता लगा कि ऑब्जेक्टिव दो तरह के हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देने का, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड को पकड़ने का। प्राइमरी के लिए ऐसे 200, सेकेंडरी के लिए क्या होता है, सेकेंडरी के लिए किंग्स एंड बॉटम केस। इंडिपेंडेंस के दो टाइप है, होना भी है और दिखना भी है। इंडिपेंडेंस के 5 थ्रेड है, तो बोलेगा 5 थ्रेड, शुरू करता हूं। बोलो बोलो। सेल्फ इंटरेस्ट, रिव्यू, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन, ठीक। अच्छा ये बताओ किस तरीके से थ्रेड्स को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से थ्रेड्स को दूर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट रहो और देखो,
ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो करो। कोई भी काम लेने से पहले चेक करो थ्रेट तो नहीं है, अगर थ्रेट तो सेफगार्ड लगाओ, और सेफगार्ड भी सफल ना हो पाए तो काम लेने से मना करो बस, ठीक है। फिर आज तो उसके बाद क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, जल्दी बोलो। लॉ का नॉलेज, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज, अकाउंट का नॉलेज, एथिकल प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इंडिपेंडेंस और बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, डिक्सी और लॉर्ड जस्टिस लिंडले, ठीक है। चलिए, और भाई कल बहुत कुछ पढ़ा है, मैं सही बता रहा हूं आपको, मतलब मेरे को स्टार्टिंग लेक्चर में 1.5 घंटे लेक्चर में 3-4 लेक्चर लग जाते हैं बहुत बार। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स, ये तो अपने आप में भैया लिखने बैठता है ना इसको कहानी हो जाती है। कॉमन पॉइंट क्लोज रिलेशन। फिर आज क्या पढ़ा है आज? फिर आज क्या पढ़ा बच्चे, जल्दी जल्दी टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ये नोटबुक में लिख लेना, क्लैरिटी रहेगी। अभी थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा बना के सकते हैं आप, तो चलो एक कोई टॉपिक खत्म करके टिक कर लेगा उसे रिवीजन करते वक्त, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल के बाद स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट के बाद ही कंपैरेटिवली आज बहुत कम लिखना पड़ेगा आपको, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। इसके बाद क्लास खत्म क्या होगा? हाँ जा सकते हो, आ जाना कम टाइम। एस्पेक्ट के बाद अरे एडवांटेज भी तो पढ़े थे इंडिपेंडेंट ऑडिट के, मस्ती बहुत कर रहे हो। तो एक और टॉपिक था, अभी 3 चीज पढ़ी आज, स्कोप ऑब्जेक्ट और स्कोप एस्पेक्ट और बेसिक प्रिंसिपल। चलो अब पढ़ेंगे एस्पेक्ट लिख दिए बच्चे, एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बचा हुआ था, ठीक है। छोटे 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 नहीं नहीं, वो वैसे नहीं समझाया मैंने, अभी समझाना ऐसे 16 मिनट से भी वैसे नहीं समझाया मैंने, इसे भी थोड़ा मतलब ऐसे ही सतरे तौर से बता दिया, थोड़ा इसमें डिस्कशन है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। अब इसको रखते हैं, समझने वाली चीज है। देखो जी, इनहेरेंट का मतलब होता है जो इंटरनल है, जो इंटरनल है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सीवियर, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो कुछ लोगों में इनहेरेंट चीजें रहती है, कई सिस्टम में इनहेरेंट चीजें रहती है, वो अलग नहीं हो सकता यार, वो उसकी इनहेरेंट चीज है। ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आप चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, वो आप चाहकर भी दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। पहली लिमिटेशन समझना ध्यान से, ठीक है, समझना। ऑडिट किसकी करते हो आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पूरा जजमेंट लगता है फाइनेंशियल में, अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर अकाउंटिंग एस्टीमेट तक। क्या जरूरी है मैनेजमेंट का जजमेंट हमेशा सही हो? क्या जरूरी है मैनेजमेंट का जजमेंट हमेशा सही हो? एक बात बताना बच्चे, अगर मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हुआ, अगर मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हुआ तो फाइनेंशियल गलत बनेंगे, फाइनेंशियल गलत बनेंगे, और फाइनेंशियल गलत बनेंगे तो गलत चीज की एग्जामिनेशन गलती होगी सर, गलत चीज का एग्जामिनेशन गलती होगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है तो ऑडिट भी तो मिसडायरेक्टेड हो जाएगी ना, ऑडिट भी तो मिसडायरेक्टेड हो जाएगी। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट का जजमेंट लगता है, जजमेंट गलत हुए तो फाइनेंशियल गलत होंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है, अनसर्टेनिटी है एस्टिमेशंस में। तो अगर जजमेंट गलत हुए, फाइनेंशियल गलत और फाइनेंशियल गलत हुए तो ऑडिट गलत, ये पहली इनहेरेंट लिमिटेशन है, व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। दूसरी आपको पता है सर, ऑडिट के ना अपने प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होते हैं। मतलब पहले आपको बताता हूं प्रैक्टिकल लिमिटेशन। आपको क्या लगता है मैनेजमेंट आपके लैपटॉप में बिठा के बैठा हुआ ऑडिट करने जाएंगे तो क्या आपको 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 मैनेजमेंट पूरा कोऑपरेशन पूरा सपोर्ट देगा क्या? नहीं सर। प्रैक्टिकली देखें तो हो सकता है मैनेजमेंट आपको आपके रिक्वेस्ट करने के बाद भी इंफॉर्मेशन ना दे, मैनेजमेंट आपके मांगने के बाद भी आपको रिकॉर्ड ना दे, मैनेजमेंट आपके बोलने के बाद भी आपको एक्सेस ना दे। ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हो, क्योंकि फ्रॉड तो कंसीलमेंट हो गया, बड़ा एक्टिव कंसीलमेंट और ऑर्गेनाइज सिस्टम है। देखो एरर तो गलती से होता है, एरर को पकड़ना आसान है, लेकिन फ्रॉड के लिए ना सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल होता है, सोची समझी साजिश का इस्तेमाल होता है। तो उस केस में फ्रॉड जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो कहता है जी दो बातें होंगी, सबसे पहले तो मैनेजमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन दे, ये जरूरी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन दे जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, फ्रॉड में सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल है, एक ऑर्गेनाइज टेक्निक का इस्तेमाल है। तो फ्रॉड के अंदर आप एक बात बताओ, क्या ऑडिटर हर फ्रॉड पकड़ सकता है क्या? भाई साहब ना आपसे उम्मीद की जाती है और ना आपको बोला जाता है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों कहता है ऑडिट करते हुए रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, एब्सोल्यूट नहीं। ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हर फ्रॉड आप नहीं पकड़ सकते सर, और ना कि आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए और ना फ्रॉड पकड़ना आपका ऑब्जेक्टिव है, तो सर हर फ्रॉड आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो हो सकता है ऑडिट प्रोसीजर फ्रॉड पकड़ने के लिए बेकार हो। तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि शायद आपको सारे सबूत ना मिले, शायद आपके साथ शायद कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा हो, तो सर ये होगा, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, मतलब है आप कितना भी कर लो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे अड़ जाएगा, मैनेजमेंट ने गड़बड़ करना तो करेगा, कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशन है और ये हर ऑडिट के अंदर चलेगी। कभी भी आप किसी भी एंटिटी को 100% या सारी एंटिटी को 100% तो एरर फ्री या फ्रॉड फ्री नहीं बना सकते सर, ये लिमिटेशन है और रहेगी, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, इसमें मैं दो पार्ट मानता हूं हमेशा, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है दोनों, एक मानता हूं लीगल लिमिटेशन। आपने एक बात गौर किया, सोफिस्टिकेटेड मतलब बड़े तकनीकी तरीके से उन्होंने किया हुआ, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी अनप्लान कर दिया, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। देखो लीगल लिमिटेशन पता है क्या है? ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, इसीलिए ऑडिटर को बहुत सारे अधिकार दिए नहीं। आपको ऐसा लगता होगा
कि ऑडिटर के पास बहुत सारे अधिकार है? कोई अधिकार नहीं साहब। आप पढ़कर देखिए कंपनी ऑडिट प्रोविजन। क्या ऑडिटर के पास किताबें जब्त करने का अधिकार है? नहीं। क्या ऑडिटर के पास सर्च एंड सीजर का अधिकार है? नहीं। क्या ऑडिटर के पास समन इशू करने का अधिकार है? नहीं। सर ये अधिकार है नहीं ऑडिटर के पास। सर्च एंड सीजर मतलब होता है रेड। क्या ऑडिटर किसी भी टाइम एंटिटी किसी जगह रेड मार सकता है क्या? ना। हाँ एक्सेस कर सकता है, बता कर जाएगा। रेड करने का अधिकार थोड़ी आपके पास, जब्त करने का अधिकार थोड़ी है। और अपने ऑफिस में थोड़ी आप मेरे ऑफिस में प्रेजेंट हो, समन इशू करेगा ऑडिटर नहीं। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आपके पास पूरे अधिकार है ही नहीं, तो कैसे बोल दें कि आप 100% कॉन्फिडेंस गेन करके सारे फ्रॉड पकड़ लो? अरे जब आपको अधिकार ही नहीं दिए गए साहब, आप कंप्लीट एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? आप बताइए। जब आपको अधिकार ही नहीं दिए गए, आप सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे? सर हम आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्रॉ करेंगे? अरे जब आपके पास राइट ही नहीं, किस बात का एब्सोल्यूट एश्योरेंस? आप बताओ। कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। ये एक लीगल लिमिटेशन है, ये एक लीगल लिमिटेशन है, ठीक है ना? कोई बात नहीं मोहम्मद भाई, आ जाओ, आपका प्यार है, ठीक है। ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसीलिए ऑडिटर को बहुत बहुत लीगल पास नहीं दिए गए, जैसे कि पावर ऑफ सर्च, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जैसे पास। मैं आपको बताता हूँ, आप फाइनल में पढ़ेंगे सेक्शन 206 से लेकर 229 तक ये आपके प्रोविजंस है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे आप कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। वहां पे देखना इंस्पेक्टर करता है इन्वेस्टिगेशन, और इंस्पेक्टर को बहुत अधिकार दिए गए, बहुत। वो कोई अधिकार ऑडिटर के पास नहीं है, वो कोई अधिकार ऑडिटर के पास नहीं है। वहां इंस्पेक्टर किताबें जब्त कर सकता है, सब कर सकता है, तो वो अधिकार नहीं है सर। जब अधिकार ही दोगे तो कैसे आप ये उम्मीद कर लें कि 100% कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा? ठीक है जी, कोई ब्लॉक नहीं है भाई, सब दिख रहे हैं। लो भैया, और सुनो, दो चीजें समझ रहे हो, चीजें समझना अपने को। नहीं वो उनकी अलग भर्तियां होती हैं, ठीक है। अभी तक समझना चीजों, एक बार समझ लोगे तो भूलेगा नहीं, रटने में फोकस रहेगा। आओ जी आओ, बड़े महीनों बाद मुलाकात हुई आपसे। आपका डाउट भी क्या, एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर सबसे मुलाकात भी करेंगे, सबके डाउट भी लेंगे, ठीक है। चलिए सबकी बात करेंगे भाई। डम्बलडोर आपका डाउट कर लिया, बताता हूँ। जब यार एक बात समझो, नहीं अच्छा हुआ मिलने चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात क्या हो रहा है ये, एक बात ध्यान रखो कि इतनी सारी चीजें हैं चेक करने के लिए कि ऑडिटर 100% एग्जामिनेशन नहीं कर सकता साहब, इसीलिए वो सैंपलिंग का सहारा लेता है। सैंपलिंग का सहारा लेता है, सैंपलिंग का। उसे पता है मेरे को समय भी बचाना है, रिसोर्सेज भी बचाने हैं, मेरे पास इतना ही समय है, लिमिटेड आर्टिकल्स हैं, 2 और कंपनी की ऑडिट करनी है, टाइम पे रिपोर्ट भी देनी है। एक बात बताओ, जब सैंपलिंग करोगे, ठीक है, जब सैंपलिंग करोगे, डबल डोर पढ़ लिया करो भाई, बताता हूं प्लीज, लेट मी कंप्लीट दिस, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। जब सैंपलिंग करोगे तो 100% कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा? जब 100% ट्रांजैक्शन ही चेक नहीं किए तो 100% कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है सर? आप मुझे बताइए, आप 3 चैप्टर छोड़ के चले जाएं, क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं 100 में 100 बन जाऊंगा एग्जाम में? आप 3 चैप्टर बिना पढ़ के जाओगे, आप क्या कह सकते हैं कि मैं 100 में 100 बन जाऊंगा? सर जब 100% ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं किए तो 100% कॉन्फिडेंस कहां से आएगा मेरे भाई? ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वहां पर रिसोर्सेज और टाइम के चलते उसको उसे सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक सुझाव दिया ऑडिटर को यहाँ पे, सुनना, एक सुझाव दिया ऑडिटर को यहाँ पे, क्या सुझाव है सुनना। कोई भी ऐसा प्रोसीजर स्किप मत करो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है। इस ग्राउंड पे कि मेरी कॉस्ट ज्यादा जाएगी या समय ज्यादा लगेगा। कोई भी ऐसा प्रोसीजर स्किप मत करे ऑडिटर, ये बोला गया कि कोई ऐसा प्रोसीजर मत छोड़ो कि मैं नहीं करूंगा, टाइम बहुत लगेगा, मैं नहीं करूंगा, इसमें चार्ज लगे चाहिए, बड़ा टाइम लगेगा इसको चेक करने में। जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, क्लाइंट का आरओ है दिल्ली में, फैक्ट्री है एर्नाकुलम में, गोडाउन भी एर्नाकुलम में है, क्लाइंट करवा रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन एर्नाकुलम में, साल में एक ही बार होता है, जाना पड़ेगा, रिटर्न मंगो भेजो, भेजना पड़ेगा। जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, नहीं खर्चा तो उसका होगा, टाइम तो बोलेगा ऑडिटर, बोलेगा नहीं भाई मैं इसको वहां भेजूंगा तो दूसरी कंपनी ऑडिट बन जाएगा, ये लोग तो दूसरी कंपनी ऑडिट करने वाले कैसे, आप कह रहे हो ना पड़ेगा। समझ आप ये बात? तो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अब वो इन्वेंटरी तो एर्नाकुलम में रखी ना यार, तो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वो काम तो करना पड़ेगा। लोग माफ कह रहा है घूमने जाएंगे फ्लाइट से, भैया आपके पास 20 कंपनी ऑडिट होगी तो फ्लाइट का घूमना देखोगे, ये बाकी 19 कंपनी को संभालोगे, समझ रहे हो? तो फ्लाइट मोह माया जाती है, कुछ नहीं। चलिए कह रहे घूमना, तो फिर घूमना ही, क्योंकि घूमने जाओगे कंपनी के दम पे, कंपनी चलिए नाम के दम पे घूम पाओगे ना अपने दम पे। कह रहे घूमते तो पैसा कहां से आएगा? वो भी कंपनी देगी। कोकोमो आपकी यहाँ एक सिस्टर घूम रही है, डबल डोर इंटरनल रिटर्न भी सारी चीजें नहीं पढ़ सकता जी, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, पढ़ेंगे आगे। तो लिमिटेशन सबकी है, डाउनलोड आप उम्मीद तो करते हैं लेकिन नहीं। ठीक है, नीरज कह रहा रेलवे स्टेशन होंगे 5,000 का 5 स्टार होटल का पैसा जेब में, नहीं वो आपसे बोलेगा वो ट्रांसफर करना है उनको, और अगर ट्रांसफर भी हो गया तो सोवी स्टेशन में, ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जी कोई भी प्रोसीजर स्किप मत करो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस ग्राउंड पे कि टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। सर टाइम और कॉस्ट के ग्राउंड पे कभी भी ना कोई प्रोसीजर स्किप मत करो जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक, और बताइए सर, और सुनिए चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है भाई, मैं कल भी कह रहा था एक अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन पूछ ले इसी डिस्कशन से, अभी हम पढ़ेंगे ना तो देखना 2 या 3 क्वेश्चन आए एक ही डिस्कशन से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, देखो सर और भी कुछ कारण हैं जो ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करने से रोकेंगे, और भी कुछ कारण हैं, कुछ सिग्निफिकेंट कारण हैं। कौन से कारण सर बताइए?
रिपीट टेलीकास्ट लेकिन है तो सही फ्रॉड, पर्टिकुलरली जहां सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला अगर सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा सर सीएफओ की अपनी चलाकियां होंगी, पता चला 40 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उसको, है 30 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, बैठा हुआ आराम से 58 साल का सीएफओ है भाई साहब, अगर वो अपने स्टाइल से फ्रॉड करेगा ना शायद पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी इन्विटेशन जिससे आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। और बताइए सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मैंने कई बार इस पे पहले भी जोर दिया हुआ है आपको और कई बार पहले भी कहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भाई साहब क्या होता है कि वो तलाशता है कि आप एसए 240 के अंदर ये पॉइंट पढ़ेंगे, एंटिटी क्या होती है अपॉर्चुनिटी देखती है यार अपनी कंपनी में घर से बढ़ सेल घर इससे बढ़ के दिखा यार सेल दिखा निकाल भाई, इन चीजों को ढंग से चेक नहीं किया ना तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको घुमा सकते हैं और शायद आपको स्टेटमेंट पढ़ने से रोक सकते हैं। तो आरपीटी में हमको हमेशा कॉशियस होना चाहिए। इवन जब ऐसे 315 पढ़ोगे आप तो वहां एक बात लिखिए, जब रिस्क आरपीटी का रिस्क होगा तो वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा। एक पॉइंट मैंने आपको बहुत पहले कहा था जब रिस्क फ्रॉड का रिस्क होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, आज कह रहा हूं जब रिस्क आरपीटी से कनेक्टेड होगा तो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, ऑर्डिनरी रिस्क नहीं है वो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, तीसरा है जब लॉ का नॉन कंप्लायंस होगा, एनी लॉ वेदर इनकम टैक्स एक्ट कंपनी एनी लॉ। और चौथा पॉइंट कोई भी इवेंट, इस पे मैंने कई एग्जांपल लिए हुए हैं जिसके कारण एंटिटी गोइंग कंसर्न से इसका स्टेटस खत्म हो जाएगा। कोई एग्जांपल हो गया, कई एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूं। प्लाईवुड का एग्जांपल दिया था कि प्लाईवुड की फैक्ट्री है और पेड़ काटने बैन लग गया, लावा के ऊपर केस फाइल कर दिया एप्पल ने $1 बिलियन का। ठीक है, चलिए ठीक है, चार चीजें अभी लिखो, ये मैं आपको लिखाऊंगा याद बस करिए। ठीक है, ये मैं आपको लिखाऊंगा खिचड़ी पका दो पूरी। चार, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मैं प्रॉपर लिखाऊंगा अभी। मतलब मैं एक बात मानता हूं इसमें हेडिंग इतना मैटर नहीं करती, इसमें कंटेंट मैटर करते हैं। आप कुछ भी हेडिंग लिख दो सर, कंटेंट के नंबर नहीं मिलेंगे। और हेडिंग 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 कम ज्यादा लिख दी ये वैसे नहीं भी लिखी, कंटेंट के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सुन के सुकून मिला। स्टडी मैट देखने का दिमाग हिल जाता है, होगा ये सब स्टडी मैट होगा ये सब, थोड़ा मैंने इसको प्रॉपर पहले अरेंज किया है जैसे और बड़ा आसान बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए स्टडी मैट छोड़ेंगे, स्टडी मैट देखो ऐसा है यार, मेरे साथ दिल की बात पूछें तो स्टडी मैट के अलावा आता भी नहीं कुछ, मैं कभी नहीं कह रहा स्टडी मैट से बात उठाता है। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने खिचड़ी पकाई हुई है वो भाई साहब वो बड़ी पेनफुल है। आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर उठाओ जरा, ऐसा दिमाग गिरेगा आपका वहां पे। ठीक है, खाली डब्बे बना के बना के बना के बना के बना के मैंने देखा, मजा आया भाई आपको। फिर हम क्या करेंगे यार मोहित भाई, यार सिस्टमैटिक लिख सकते हैं आपके जैसा। चलिए आप सुनो, आपकी तो भैया नोटबुक तो है ही, आपकी अपनी नोट हाँ बुक तो है ही, नोटबुक तो रामबाण है, इसे संभाल के रखो, जीवन आनंद में कटेगा। ठीक है जी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब बताओ जी चार चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चलो रिकैप करते हैं सब। ठीक है, अब बोलते जाएंगे आप सब। एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसके जजमेंट लगते हैं, ऑडिटर के या मैनेजमेंट के? ठीक है, तो जरूरी है कि हर जजमेंट सही होगा। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, द जजमेंट्स कंटेन सब्जेक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है जजमेंट हमेशा एब्सोल्यूट तो होती नहीं, हमेशा फिक्स होगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बदलते रहते हैं हालातों के हिसाब से। ठीक है, जजमेंट कंटेन सब्जेक्टिविटी ड्यू टू व्हिच they can be uncertain and uncertain judgments will not form an appropriate financial statement। मैंने एक तरीके से लिखा है कि आप इसे रिलेट कर पाएंगे सेल्फ स्टडी और भी सीक्वेंस वाइज एक एक करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जजमेंट लगता है, जजमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, इस कारण से फाइनेंशियल खराब हो सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा बताइए, दूसरा बच्चे प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। ऐसे ही लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से भाई ऐसा है थोड़ा सा लैंग्वेज में बहुत सारा चेंज नहीं करूंगा इसमें क्योंकि करेक्ट एंड करेक्ट पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, करेक्ट एंड करेक्ट खेला जाता है बच्चों के साथ। ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है भाई, ओनली दो प्रैक्टिकल लिमिटेशन है बच्चे, नहीं दो प्रैक्टिकल लिमिटेशन। पहला तो बताइए मुझे, हो सकता है मैनेजमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन ना दे। इट इज पॉसिबल दैट मैनेजमेंट may not provide complete information to the auditor on his request। अच्छा दूसरा बताओ भाई, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने सोफिस्टिकेटेड या सिस्टमैटिक तरीके से फ्रॉड किया हो, दिस कैन आल्सो बी पॉसिबल। कि सही बात, मैनेजमेंट हैज कमिटेड फ्रॉड बाय organized and sophisticated techniques due to which auditor can fail to detect
द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, सही है, बढ़िया। आप ये कराइए, नंबर आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। लीगल लिमिटेशंस कहता है जी, लीगल लिमिटेशन में पक्की करेगी पक्की, एज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। लो माउंटेन ड्यू घूम रहा है, नहीं काफी है मेरे भैया, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, सो ऑडिटर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड मच स्पेसिफिक लीगल पास like power to search and seizure। ठीक है, सिजलर नालायक, ये कुछ बचा तो भी बोल दो आप, सिजलर। ठीक है, लेकिन एक आध साल पहले की बात होगी, लाइक वी आर थ्री फ्रेंड, ग्रुप ऑफ थ्री फ्रेंड, मिलते हैं कभी 3-4 महीने में, पहले बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं, लेकिन कभी किसी से एक दूसरे से 15 दिन, बाकी 2-3 महीने बाद मिलते हैं। उन्होंने कहा भाई ये रेस्टोरेंट से नया खुला है, सिजलर का करा, कुछ नाम था सिजलर का, मैं तो सिजलर खाएंगे। वहां आके बैठे, हर टेबल में वो सिजलर ले रहा हूं, गरम धुएं निकल रहे हैं ट्रे में, तो आके सिजलर ऐसे ही आता है, लेकिन हर टेबल में 2 लोग आ रहे हो, हर जगह धुएं निकल रहे हैं। मैं कहा भाई मैं धुआं दूंगा नहीं आया, ठीक है, अब आंखें चल रही है, मुंह चल रहा है, मैं कहा भाई अब चलो, ये नहीं चाहिए सिजलर अपने को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेन कोर्स खाएंगे, चलो अभी चलो यहाँ से। मैं तुरंत निकल गया, मैं कहा भाई ये दूसरों के धुएं मैंने तो सुनने कम से कम। कुछ लोग होते हैं बैठ जाएंगे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बैठेंगे आप उसकी टेबल में जो आ रहा हो, और भाई बेशर्मी की सीमा पर उसके सामने बोल रहे हैं, अरे भैया उनको दिया क्या है वो, हमें एक दो ना। और कभी मेरे साथ भी ऐसे होता है, बैठो और सबसे खतरनाक जहाँ भीड़ लगने वाली है, और जब बैठे हो आप और ऐसे लोग जा रहे हो, बगल में बैठे खाने को। तो मैं किसी हॉस्टल में रहता था, वहां सामने वो कहते थे, अरे एक बच्चा था, वो मेरे क्लास का जूनियर था, उसके आगे देखने की, अच्छा वो सब परेशान मेरे सामने फंस गया एक दिन, ऐसे देख रहा है खाने को, खुद भी वही खा रहा है, मेरा दिमाग खराब, मैं खा ले इसे तू भाई। और सबसे खतरनाक, जिस रेस्टोरेंट में लाइन लग रही हो, वो हल्के गेट के अंदर आ जाते हैं और आप खा रहे हो, अरे जिसको पता नहीं खाने का निपटा रहे, किसी जमाने में खाना निपटा गए, और हर 5 मिनट में 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, आधे घंटे के बाद आपके टेबल के बगल में खड़े होते हैं, अब तो यार आधे घंटे में खड़े हुए खाना निपटा रहे हो। ठीक है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हुआ हो किसी के साथ, मेरे साथ तो हो चुका है भाई। प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन, एक पता नहीं क्या हुआ, हम पढ़ के की बात है, तो टीचर ने बोल दिया कि भाई मेरी शादी है, आ जाना। अच्छा अब क्या हुआ भाई, कि हम हॉस्टल में रहते थे, हम लोग चलो भाई, चलो चलो हॉस्टल, 4-5 लोग बच्चे पहुंच गए, वहां जो कोचिंग के ओनर थे बड़े सीनियर फैकल्टी, वो प्लेट लेके आए, जा बच्चा ये बच्चा क्लास नहीं है सर, ये लाइन चाहिए। वो बेचारे बड़े शर्मसार हो गए, उन्होंने प्लेट रखी वहां और चले गए वहां से। अगले दिन क्लास में कह रहे मैं कहां चला गया, उनके बीच में पाव भगदड़ हो गई लिटरली, बेचारे जो ढोलक वाले आए उनको खाना नहीं मिला, उनका खाना बच्चे खा गए। ये भी ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। तीसरा सुनो, थर्ड थर्ड क्या था, रिलेशनशिप ऑफ फ्रॉड कह रहा हूं, टाइम एंड कॉस्ट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट कॉस्ट। सही बात, अरे वो गेट क्रैश किया, आप लोगों ने नहीं किया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन गेट क्रैश? गेट क्रैश मतलब बिन बुलाए होते हैं शादी में, ये सब बातें तो खैर चलो बाद में डिस्कस करेंगे, क्या है बहुत बैलेंस बिटवीन। हमारे बगल में बैंकेट खोलता हॉस्टल के पास, वहां चले जाते थे कई बार। एक बार गया भाई, फिर कहां से गया, लड़कियां उतर से, फिर कहां तुझे हो गया, लड़कियां उतर से, फिर निकल लो, बर्थडे पार्टी चल रही है, टूटे जाओ, दिमाग से काम नहीं करेगा, ये भी ठीक। और मैं तो खैर नहीं गया उसमें, मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने फिर बाद में मैं सीए बन गया, पढ़ने लगा, तो उस बैंकेट हॉल में क्लास होती है, आप देखना, आपको मेरे इंस्टाग्राम की फोटो मिलेगी बैंकेट हॉल में पढ़ाते हुए। ठीक है, एक बात किया मैंने गेट क्रैश, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरे लाइफ में जरूरी है भाई, एक बार इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है मुझे, मैंने कहा कहां गया मैं, लेके चले गए समित्र मंडली, ऑडिटर हाँ तो फूल रहे अंदर से, और कोई भी देख रहा है ना उसकी हाँ बताऊँ मैं, एक भाई चला गया बहुत तैयार होकर, मैं कहा भाई ओवर ड्रेस लग रहा है पार्टी के हिसाब से, ऑडिटर शुड नो, ऐसा बहुत बार हो जाता है, आप ओवर ड्रेस हो जाते हैं। मैं बॉयज की बात करूं, लेकिन ओवर ड्रेस है, तो एकदम अच्छा लगता है ओवर ड्रेस करना, ऐसे इतने खर्च किए, हज़ारों रुपए लहंगे में लगाए, ठीक है, 15-20 मुंह धोया तो कितना लगे, ठीक नॉर्मल कह रहा हूं, खुद की शादी उजाला कम हुआ तो कहते हैं, फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव, बढ़िया। लेकिन भैया लगे बातें ऐसा नहीं होता जी, ठीक है, आजकल मैं इन मोह से दूर हूं, ठीक है। तो ऑडिटर शुड नॉट omit a procedure of which there is no alternative on the grounds of, चलो ये बहुत मस्ती कर लिया, नोटिंग द टाइम on the grounds of time and cost। अरे यार कभी कभी अदर मैटर्स, some limitations which affect auditor's ability
to detect a mm is particularly significant. पहला है फर्स्ट फ्रॉड by senior management. There can be collusion. Collusion मतलब मिलीभगत ठीक है। दूसरा यूज ऑफ आरपीटीज और तीसरा नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। मैटर्स अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न ऑफ कंपनी। डन ठीक है। कह रहा काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ यार, अरे काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा क्या बच्चों? आखिरी में लिखते हैं, पक्का लिखवा दूंगा आखिरी टाइम में, ठीक है। आखिरी टाइम मतलब मेरे आखिरी टाइम में, इस क्लास के आखिरी टाइम में। कह रहा आखिरी टाइम में बहुत याद किया आपको, ठीक है। देखो बच्चों, लड्डू पेड़े खा लो। एक और चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। लड्डू पेड़े खा लो बच्चों। वो कह रहे हैं भाई, कौन कह रहा है? खा भी लिया दिलशाद शहजाद, ठीक है। टीडीएस काट दो उसका। बिल्कुल करेंगे यार, स्टार्ट किसने बोला आपको? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ऐसी बात भी बोलने नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अरे ना ना, यही तो गलती है बच्चों। नया चैप्टर जो है, हाँ वही रह गया, बता देता हूँ उसको भी। ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम, सिंगल वाला है मैं यहाँ पे, वैसे एक रह गया पीछे। अरे यार 15-20 मिनट है अभी, मत करो खराब। 9:40, ठीक, बहुत टाइम अभी तो, बहुत टाइम। देखो अच्छा, एक चीज रह गई है, ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ वो ट्रू एंड फेयर रह गया। देखो भाई, ट्रू एंड फेयर का सिंपल फंडा मैं आपको बताऊं। सिंपल फंडा कब आप मानेंगे बच्चे ट्रू एंड फेयर व्यू होगा? व्हेन, जब एसेट्स को इन्फ्लेट और सप्रेस नहीं किया गया होगा, जब लायबिलिटी को इन्फ्लेट या सप्रेस नहीं किया गया होगा, जब एफआरएफ को माना गया होगा, जब कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होगा, जब प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए गए होंगे। इन सिचुएशंस में आप मानते हैं देयर विल बी ट्रू एंड फेयर व्यू। सिंपल है। द एसेट्स आर नीदर अंडर वैल्यूड नॉट ओवर वैल्यूड, ठीक है। देखते एक बार, सही याद दिया आपने। कोई भी हाँ, कोई भी एसेट आपने ऑमिट नहीं की होगी, कोई भी लायबिलिटी आपने ऑमिट नहीं की होगी, आपने डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 किया होगा, कोई भी एमएम नहीं होगा, डिस्क्लोजर प्रॉपर होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होगी। ये काफी अच्छे पॉइंट, ठीक है। तो सर ये दिस इज ट्रू एंड फेयर व्यू, सिंपल सा पॉइंट है। कभी 2-3 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जल्दी बताओ, लिख देते हैं। एसेट्स आर नीदर अंडर वैल्यूड नॉट ओवर वैल्यूड, ठीक है। दूसरा बताइए, एसेट्स मटेरियल एसेट्स आर नॉट ओमिटेड, मटेरियल लायबिलिटीज आर नॉट ओमिटेड। और बताओ जी, कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 3, कंप्लायंस ऑफ एएफ, नो एमएम, प्रॉपर डिस्क्लोजर, एमएम इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट। देखो आज मैं आपको अगले चैप्टर का बेसिक पढ़ा दूंगा 10-15 मिनट, उसे स्किप नहीं करते, ठीक है। चलिए, वैसे 10-15 मिनट छोड़ के या कर करके हम हर 4-5 लेक्चर में लेक्चर बना लेते हैं एडिशनल, ठीक है। चलिए, कह रहा वैसे ही मानो तो नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, कुछ है। देखो, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम, थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब कल हेल्प मिलेगी, आगे भी हेल्प मिलेगी। क्या होता है बच्चे, ठीक है। अरे सनी भाई टेंशन ना लो, थोड़ा भी चिल रहो, बस मस्त रहो। समय से बलवान कुछ नहीं है, बस आप आराम से बैठोगे, सबको कह रहा हूँ। अभी आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, पेशेंस इज द की। छोड़िए, इस पर डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। ऑडिट 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 ऑडिट, अरे मैं एक बात बोल रहा हूँ, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। मतलब मैं खुद नहीं चाहता करना, और जो चल रहा है एक आध दिन में सब शांत हो जाएगा। लेकिन जिनको जो करना है करने दो, करने दो, ठीक है। आप ये सोचिए, आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। जो कर रहा है वो देखो, मैं तो कोई वीडियो मैंने देखी नहीं, बच्चे मुझे कुछ कुछ बातें बताते रहते हैं, किसी और ने बता दी, ठीक है। अपने साथ जो चीजें चल रही तो मैं देखता भी नहीं, और मुझे चीजों फर्क पड़ता नहीं है, सही बताऊं। लेकिन अगर कहीं कोई गलत चीज है किसी ने है तो ठीक है, वो सब समय के साथ होगी। समय बहुत बुलवाने सर, और धूप में बांध नहीं सफेद नहीं किए, ठीक है। सब चीजें समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप अभी मैं इस तरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अरे मुझे पता है आप लोग का प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वही कमाया जीवन में, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस पे एक बार चर्चा जरूर करूंगा कभी, ठीक है। अभी रहने देते हैं, कोई बात नहीं करते इस पे, ठीक है। चलिए, मतलब मैं थोड़ा भी उसमें नहीं हूँ, मैं वैसे भी आपको पता है सर, मैं खुद मैं बताऊँ, मैं चीज़ों थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन कोई पुरानी कोई चीज़ उस पर बात नहीं करें, वरना मैं वैसे थोड़ी डिस्प्यूट से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह इंसान नहीं हूँ। मैं दूर रहता हूँ, ठीक है। जिसको बोलना है मैंने तो भाई पता नहीं, मौत की भी वाली धमकियाँ चल रहा है, सब चल रहा है, सबके अपने काम है, सबकी अपनी दुकानें हैं,
सबको करने दीजिए जी, सबको अपने व्यू चाहिए, सबको डिस्क्लेमर चेक करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पे नहीं जाते, ठीक है। और मैं कभी बोलने नहीं जाता इस बारे में मत निकालो, फिर कोई रिकॉर्ड करेगा, फिर कोई शेयर करेगा, फिर ये सब होगा। तो भाई मेरा कोई इस पे कमेंट नहीं है, आप अपना रिकॉर्ड करें, किसी को भेजिए, अभी मैटर दबा दो, ठीक है। चलो आराम से बात करेंगे। ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग नहीं पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊं ना तो मेरे हाथ तो ठीक है, पढ़ा रहा हूं, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए जी, क्या कह सकते हैं, बढ़िया है, मस्त रहो। ऑडिट प्रोसेस देखो, मैंने स्टार्टिंग से बोला हुआ कि ऑडिट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। पहला है फर्स्ट ऑडिट प्लानिंग, दूसरा है जी ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, और तीसरा है जी रिपोर्टिंग, ठीक है जी। सही मायने में ये चैप्टर प्लानिंग का है, ठीक है। पूरी बात सुनना, ऑडिट प्लानिंग के अंदर ना हमें 2 चीजें पढ़नी है, ऑडिट प्लानिंग के अंदर 2 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है जी जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, और एक पढ़ना है ऐसे 300, ठीक है। एक जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, एक है ऐसे 300, ऐसे 300। तो ऐसे 300 थोड़ा बहुत लिंकअप होगा, लेकिन ऐसे 300 को हम जब ऐसे का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, ऐसे का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें यहां करेंगे इस चैप्टर में प्लानिंग की, ठीक है। बेसिक पढ़ा होगा, जो भी 15-20 मिनट यहां पढ़ना है, वहां पढ़ना है, पढ़ने दोगे क्लास में, एडवांटेज मिल जाएगा। देखो जी, जो ऑडिटर बच्चा पार्टी, वो ऑडिटर जब वो प्लानिंग करता है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि प्लानिंग ना, प्लानिंग इज नॉट, यू कैन से दिस इज नॉट अ स्टेप कि किया और खत्म हो गया। ये आपने एसएमएल का बहुत पढ़ते हो आप, प्लानिंग स्ट्रेटजी, प्लानिंग 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 इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये चलती रहेगी सर। प्लानिंग स्टैटिक नहीं है, इट इज नॉट डिस्क्रीट, ये चलती रहेगी, इट विल गो ऑन। अभी प्लान बनाया कि चलो कंट्रोल स्ट्रांग है, इस तरीके से ऑडिट करेंगे, पता चला कंट्रोल बिल्कुल वीक था, प्लान चेंज करो, प्लान चेंज करो, तो होता है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे थे जुलाई में एग्जाम होगा, उस हिसाब से काम कर रहे थे, मैं लगातार क्या था मई लास्ट, मैं लगातार क्या था मई लास्ट, लेकिन बच्चे जुलाई सोच के चल रहे थे, अब डेट शीट आ गई, मई में एग्जाम होगा, प्लानिंग चेंज की फटाफट से, सारी प्लानिंग चेंज की। सर प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट नहीं है, ये चलता रहेगा, दिस विल मूव ऑन, दिस विल मूव ऑन, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा प्लानिंग की जहां तक बात है, ठीक है, प्लानिंग की जहां तक बात है, 2 बातें लिख रहा हूं। सबसे पहले इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, दिस इज नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था आज के लेक्चर में कि प्लान विल ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, कि समय के अनुसार वो बदलता रहे, कभी कोई नया एविडेंस मिले तो प्लान को आप चेंज कर सके, चलो करो रिफ्रेश करो, तो रिवाइज कर सके एज पर सर्कमस्टेंसेस। हाँ लिख लेना है स्टार्टिंग में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी डिस्क्रीट, मतलब आपका वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक काम खत्म हो गया बस प्लान बना के बैठ गए, तो प्लान तो जी चलता रहेगा, ये डायनामिक प्रोसेस है, इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन, इट विल गो ऑन, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये फर्स्ट और सेकंड कनेक्टेड है आपस में, CRET, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, कई बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सर 3 चीजों में, एक ऑडिट प्लानिंग स्टेप, एक ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट स्ट्रेटजी, और एक ऑडिट प्रोग्राम। अक्सर होता क्या है कि सही मायने में सबसे बड़ा ब्रॉडर हेड है प्लानिंग का, स्ट्रेटजी इज द पार्ट ऑफ प्लान। ऐसे में मुझे पता नहीं शायद ऐसे में भी ऐसे होता है, नो शायद ऐसे होता है मेरे ख्याल, स्ट्रेटजी इज द पार्ट ऑफ प्लान। यहां पे जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, मतलब यार हमने हमेशा पढ़ा है, हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि पहला फेज स्ट्रेटजी है, पहला फेज है प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटजी है, तो प्लानिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में क्या आएगा सर, स्ट्रेटजी में आएगा आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, कौन से ऑडिट करेंगे, सब स्ट्रेटजी के अंदर आएगा। और प्रोग्राम में क्या आएगा, प्रोग्राम में आएगा जब चंदू मंगू का भेजोगे ऑडिट करने के लिए तो बताओगे ना उनको कि भाई हाँ पीपी ऐसे चेक कर लियो एक बार, खर्चों में चीजें देखने में सैनिटी के अंदर गड़बड़ रहता है, ठीक है, आप वीडियो में आप ध्यान दीजिए। जो इंस्ट्रक्शंस आप अपने आर्टिकल को देते हैं, अपने असिस्टेंट को देते हैं, वो कहलाते हैं ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं बच्चे, ऑडिट प्रोग्राम, वो कहलाते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो स्ट्रेटजी मींस समझना है, लिखना कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी मींस कब ऑडिट शुरू करनी है, कब खत्म करनी है, किन मेन चीजों पर फोकस देना है, ऑडिट टीम में कौन कौन से लोग होंगे, समझ मेरी बात, कितने टाइम तक ऑडिट चलेगी, ठीक है, ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी प्रोग्राम, प्रोग्राम अलग है, प्रोग्राम मतलब भाई थर्ड पार्टी से यहाँ पूछ लियो, इन्वेंटरी को सब चेक कर लियो, कैशियर से भी बात कर लियो, ठीक है, परचेज से चेक करियो, आरपीटी चेक कर लियो, ये क्या है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस अपने आर्टिकल के लिए कि आपको ऑडिट करनी कैसे, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, और प्रोग्राम जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत चीजें बताता है। स्ट्रेटजी मतलब ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी रूपरेखा तैयार करती है, ठीक है ना। प्रोग्राम सही मायने ऑडिट है क्या वो बताता है, और प्लानिंग, प्लानिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग इज हैविंग मोर कवरेज, ब्रॉडर कवरेज, कई बार करेक्ट इनकरेक्ट में आता है ये चीज, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चा पार्टी। अब इसमें यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं कि ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लान इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन
ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। बेसिक बताया है, बेसिक। अभी मैं इसमें ना कुछ लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि हम सब आराम आराम से पढ़ेंगे चीजों को, आराम आराम से, कि भाई क्या है प्लानिंग, प्रोग्राम, प्रोग्राम का अपना डिस्कशन है, स्ट्रेटजी तो थोड़ी बहुत यहाँ पढ़ते हैं, आगे तो बहुत कुछ पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। वो 300 के अंदर तो ये सब पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाना है, आपको टर्म्स बताओ कि आगे हम डिस्कशन करें। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले भी, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, उसी टॉपिक का पार्ट है, वो मैंने पहले कर दिया, मैं लिखवा भी आपको एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से चेक करना किसी ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ सिमिलर मिल सकती है, बाकी ठीक है। अच्छा आप सुनो, एक आखिरी डिस्कशन करूंगा आज, ठीक है। प्लान को बनाते वक्त, प्लानिंग करते वक्त, अब लिखने लिखना कुछ भी नहीं, कर लिखेंगे, ठीक है। प्लानिंग करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं प्लान बना रहा हूं सर, प्लानिंग कर रहा हूं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट लेटर मिलता है पॉइंट होने पर, एंगेजमेंट लेटर मिलता है पॉइंट होने पर, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, किन शर्तों पे एंगेजमेंट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, कौन से, हाँ, कौन सा बिजनेस कर रहा है आपका क्लाइंट, नेचर ऑफ एंटिटी, लीगल स्टेटस ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, ठीक है ना। कौन सा बिजनेस, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, क्या है, उसके हिसाब से प्लान बनेगा, ठीक है ना। क्या साइज है, छोटी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, क्या है, उसके हिसाब से प्लान बनेगा। एक बात बताओ, क्या हर किसी का प्लान सेम रहेगा? क्या क्या मेरी कंपनी ऑडिट करेगा और रिलायंस ऑडिट करेगा प्लान सेम रहेगा? क्या नहीं सर, सबका प्लान बदलता है, नेचर के हिसाब से, लीगल स्टेटस के हिसाब से, साइज के हिसाब से। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी, साइज ऑफ एंटिटी, लीगल स्टेटस ऑफ एंटिटी। और बताइए सर, और किन बातों को ध्यान में रखेंगे प्लान बनाते वक्त? अकाउंटिंग पॉलिसीज, सर अभी शुरू भी नहीं किया, अभी कहां से अकाउंटिंग पॉलिसी पता लग जाएंगी? हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना सर, पिछले साल के फाइनेंशियल तो मिल जाएंगे हमारे, पिछले साल के फाइनेंशियल तो आपके हाथ में है ना, देख के आइडिया लग जाएगा कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी देंगे। और बताइए रिस्क, ये कैसे पता लगेगा, पिछला ऑडिटर है ना। इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। और मटेरियलिटी लेवल, मटेरियलिटी लेवल याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया हुआ आपको सिमिलर पॉइंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स सिमिलर लगाए हुए हैं। एप्लीकेबल लॉ, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए भाई? पहला सुनो, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, लीगल स्टेटस ऑफ बिजनेस, डिस्कशन विद प्रीवियस ऑडिटर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिस्क ऑफ एमएम, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसीज तो हो गया, हाँ ठीक है। और सुनो, मैं आपको ना चार चीजें ऐसी बताता हूँ, सुनो, सात आठ पॉइंट है, मैं आपको चार चीजें ऐसी बताता हूँ एकदम मस्त है। क्या? एक बात बता रहा हूँ, मटेरियलिटी लेवल पॉइंट है, एक बात बताओ मुझे, आप जिस क्लाइंट की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, वहां इंटरनल ऑडिटर है तो प्लान अलग होगा, और नहीं है तो आपका प्लान अलग होगा। क्योंकि नहीं होने पर इंटरनल कंट्रोल आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा अच्छे से। अगर इंटरनल ऑडिटर हुआ तो इंटरनल कंट्रोल कितना रिलाय, ठीक है, उसकी रिपोर्ट रिलाय कर सकते हैं, कंट्रोल तो थोड़ा बहुत चेक कर लिया, लेकिन इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं तो खुद ही करना पड़ेगा चेक। और ब्रांच ऑडिटर होगा, जिसे हम बोलते हैं अदर ऑडिटर्स, अदर ब्रांच ऑडिटर, सब्सिडियरी ऑडिटर, ठीक है, होल्डिंग ऑडिटर, इन्हें बोलते हैं अदर ऑडिटर्स। अगर ब्रांच ऑडिटर हुआ तो प्लान अलग होगा, और नहीं हुआ तो आपको खुद ही ब्रांच की ऑडिट करनी है, प्लान अलग होगा। अगर वैल्यूअर एक्सपर्ट है तो प्लान अलग होगा, अगर एक्सपर्ट वैल्यूअर अपॉइंट नहीं किया मैनेजमेंट ने तो प्लान अलग होगा। तीन लोग हुए, तीन लोग अभी तक, इंटरनल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, एक्सपर्ट। चौथा सुनो, चौथा, आपके साथ कोई और ज्वाइंट ऑडिटर है, सुना, ज्वाइंट ऑडिटर आपके साथ कोई और, तो प्लान अलग होगा। अगर ज्वाइंट ऑडिटर नहीं है तो प्लान अलग होगा। चार लोग बच्चे, चार चार, इंटरनल ऑडिटर, ज्वाइंट ऑडिटर, एक्सपर्ट, अदर ऑडिटर। अदर का मतलब ब्रांच, सब्सिडियरी, एसोसिएट, कंपोनेंट बोलते हैं हम इनको। अब आपके सिलेबस से हट चुके हैं 600 और 620, ऐसे 600 और 620, ये अदर ऑडिटर को लेकर और एक्सपर्ट को लेकर। 610 बचा है बस, वो इंटरनल ऑडिटर को लेकर, ऐसे 610, ठीक है ना। 600 620 आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, पहले होता था, ठीक है, सही बात है। तो ये 12 पॉइंट हो गए जी। मैं कह रहा हूं भाई साहब, रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। 4 पॉइंट तो पक्के अपने आखिरी वाले, शुरू के 4-5 पॉइंट, अगर 4 नंबर क्वेश्चन बना तो 8 पॉइंट लिखना, 10 लिखाना भी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, लिखवाऊंगा नहीं, कल एक बार फिर रिकैप कर लेंगे, फिर लिख लेना, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर अभी काम करो, आप कुछ मत लिखो इस चैप्टर में, कुछ भी मत लिखो, जो मैं कल लिखवाऊंगा वो लिखना। लेकिन हाँ ये है कि हमने एक 20 मिनट का 15-20 मिनट का डिस्कशन कर लिया, हाँ करीब करीब, तो सही हो गया, बढ़िया। कल के 20 मिनट एनीवे बचने बचने, ठीक है। अब जी आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है ये कहानी है, सबसे पहले लिख लेना ये, प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ऑडिट करते हुए कुछ प्रिंसिपल्स जिनको हम मानते हैं, से चीज। बाबा, आपका नाम बाबा कैसे पड़ा, ये भी रहस्य है। जब मेरे क्वेश्चन सटीक बैठने लगे तो बच्चों ने कहा ये तो बाबा है। मैच चल रहा है क्या, याद नहीं था भाई, आज मैच करो, बच्चे तभी पीछे पड़े। अच्छा 80 पे 1, मतलब लंबा चलेगा यार ये मैच तो। भानु कह रही मेरे लैपटॉप में सिर्फ आपकी फोटो है, घर वाले कभी स्टॉक करने बोला कितनी शरीफ बच्ची है, सारी पढ़ाई वाली स्क्रीनशॉट लगा रखी इसने। ये आज के दौर के फायदे वैसे वर्चुअल कोचिंग। माउंटेन ड्यू, आपको कोई दिक्कत है? अच्छा मतलब आप यहाँ वहाँ ऐप भेजते हैं दूसरे को, मैसेज भेज रहे हो? अरे सब दीदी है छोटी छोटी, दीदी लोग ये सब, छोटी सिस्टर्स, छोटी दीदियां। चलो जी, डम्बल डोर,
डामाडोल। दोनों पॉइंट करते हैं, अच्छी बात पूछी आपने डामाडोल। जब आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ेंगे, सिलेबस हट चुका है, लेकिन दोनों पॉइंट कर सकते हैं। जब ऑडिटर पॉइंट करता है एक्सपर्ट को, उसे कहते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट, और जो मैनेजमेंट पॉइंट करता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, कोई भी कर सकता है, दिक्कत दो अलग एक्सपर्ट्स है। अरे कब दिया आपने? इसी नाम से है, एक तो नाम अलग अलग है भैया। बहुत मजे दे रहे हैं। बाय जी, गुड नाइट। नाम बताओ, डम्बलडोर नाम। ठीक है।